हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का जीएन क्लासेज में। अगर आप मैट्रिक के एग्जाम में इस बार देने वाले विद्यार्थी हैं तो निश्चित तौर पर हमारा ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर मैं और पवन सर आप सभी को निश्चित तौर पर उस ऊंचाई पर ले जाने का काम करेंगे। आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और सभी विद्यार्थियों का इससे फायदा हो। तो दोस्तों, हम जो अभी ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री का टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे, उसमें आज ये मेरा तीसरा वीडियो है। अगर आप सभी इससे पहले के वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आप सभी डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर लिंक दिया है, वहां से उस वीडियो को देखें और आपको अवश्य फायदा मिलेगा। तो आइए हम चलते हैं टॉपिक पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी इससे पहले 21 क्वेश्चन को किए थे और 22वां क्वेश्चन आज हमारे सामने है। कह रहा है कि आयरन ऑक्साइड, क्वेश्चन कह रहा है आयरन ऑक्साइड जब एल्युमिनियम से अभिक्रिया करता है, आयरन ऑक्साइड जब एल्युमिनियम से अभिक्रिया करता है तो ये बना लेता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये बना लेता है एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन, ये बना लेता है एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी देखेंगे कि ये जो हमारा आयरन ऑक्साइड है, ऑक्साइड, ये एल्युमिनियम से अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन बना रहा है। तो यहां पर ऑक्सीजन आयरन से विघटित होकर एल्युमिनियम के साथ जुड़ा है, तो निश्चित तौर पर ये एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन डी में हमारा है विस्थापन। तो ये विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। एक बार फिर से ध्यान देंगे, आयरन ऑक्साइड जब एल्युमिनियम से अभिक्रिया करती है तो ये बना लेता है एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन। तो दोस्तों, इससे पहले भी मैं बताया था आप सभी को, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो संतुलित अवस्था में होती है। तो आइए हम समीकरण को जब संतुलित करते हैं तो एल्युमिनियम 2 ऑक्सीजन 3 Fe2। तो यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं तो Fe2 और 3 हो गया। बाकी सभी हमें बैलेंस फॉर्म में ही दिया गया है। तो इस प्रकार से ये हमारा केमिकल रिएक्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन, ये हमको 22 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 23 हमको क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के साथ जलता है। तो दोस्तों, बिना ज्वाला के साथ हमें कोयला जलता हुआ नजर आता है। तो 23वां का आंसर हो जाएगा कोयला। कोयला बिना ज्वाला के साथ जलता है, बिना ज्वाला के साथ। तो कोयला बिना ज्वाला के साथ जलता है। 25वां क्वेश्चन कर रहा है कि खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि जो हम खाना बनाने में गैस उपयोग करते हैं उस गैस का, क्वेश्चन नंबर 24, जो खाना बनाने में हम लोग द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का उपयोग करते हैं उस गैस का मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है। दोस्तों, क्या होता है? ब्यूटेन होता है। दोस्तों, क्या होता है? ब्यूटेन होता है। तो आइए निश्चित तौर पर अभी आप सभी वीडियो को अंत तक देखें। आज मैं फिर से टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो आप सभी अवश्य देखें। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, सॉरी 25 तो हो ही गया, सॉरी 24, हम 25वां क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, 25वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है कि H2S प्लस Cl2 अभिक्रिया करके 2HCl और सल्फर बना रहा है। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है। तो दोस्तों, ऑक्सीकारक पदार्थ के बारे में हम बताए थे, वैसा पदार्थ जिसके कारण उपचयन की क्रिया होती है। ऑक्सीकारक पदार्थ किसको कहा जाता है? ऑक्सीकारक किसको कहा जाता है? जिसके कारण उपचयन की क्रिया होती है, उपचयन की क्रिया
होती है, जिसके कारण उपचयन की क्रिया होती है। अगर आप सभी को उपचयन क्रिया नहीं पता है तो मैंने पिछला वीडियो में उपचयन की क्रिया बताया है, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सभी वहां पर जाकर उस वीडियो को देखें। तो ऑक्सीकरण की क्रिया, ऑक्सीकरण उसे कहते हैं जिसके कारण, जिस पदार्थ के कारण उपचयन की क्रिया होती है। तो यहां पर निश्चित तौर पर हमको देखने को मिलेगा कि ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन के कारण इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन का वियोग होता है। तो इस वजह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा, Cl2। Cl2 इसका ऑक्सीकारक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि रासायनिक समीकरण के जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दिखाया जाता है? तो दोस्तों यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 में कह रहा है कि जब भी कोई रासायनिक समीकरण होती है, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा कैसे, जैसे कोई ठोस पदार्थ होता है, रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई ठोस पदार्थ भाग लेता है तो उसके सफिक्स में S लिखकर उसे डिनोट किया जाता है। जब द्रव लेता है तो उसे L द्वारा सूचित किया जाता है, और जब कोई गैस लेता है तो उसे G द्वारा, और जब कोई कह रहा है जलीय विलयन, जलीय विलयन, जलीय विलयन को बाबू एक्वस कहा जाता है। AQ, स्मॉल a और Q के द्वारा उसे डिनोट किया जाता है। तो 26 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको AQ। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में होता है? फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में होता है। तो हमको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 पहला ऑप्शन दिया है AgCl। AgCl का नाम हो गया सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। क्वेश्चन नंबर सी है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। और ऑप्शन नंबर डी है Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में किस पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में किया जाता है? तो फोटोग्राफी में जब फिल्म के बारे में पूछेगा, फोटोग्राफी के फिल्म के बारे में पूछेगा, तो उसमें बाबू सिल्वर क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। और सिर्फ अगर फोटोग्राफी फिल्म सिर्फ फोटोग्राफी बोलता है तो उसमें हमको AgBr का प्रयोग किया जाता है, जो सफ़ेद कलर का होता है। ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। फिल्म बनाने में AgCl। तो हमारा जो बुक है उस बुक में रॉन्ग आंसर दिया गया है AgBr, यहाँ पर AgCl सही उत्तर होगा। आइए हम लोग 28 क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28वां क्वेश्चन क्या कहता है? तो दोस्तों 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि जल का विद्युत अपघटन कराने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात क्या होता है? क्वेश्चन एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे कि जल का विद्युत अपघटन कराने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का अनुपात क्या होता है? तो दोस्तों हम लोग एक बार पहले अभिक्रिया के द्वारा देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। ये हमारा जल हो गया, ये हमारा जल हो गया, इसका विद्युत अपघटन हो रहा है, विद्युत इसका हो रहा है विद्युत अपघटन, अपघट्य, विद्युत अपघट्य। तब ये टूट जाता है दोस्तों H2+O में, H2+O में, H2+O2 ये टूट जाता है हाइड्रोजन में और टूट जाता है ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन में अगर अभी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो इस साइड ऑक्सीजन 2 गो, इस यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। तो दोस्तों यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो आया है 2:1 आया है। तो यहाँ पर मोलर अनुपात मोल
अनुपात, आंसर हो जाएगा 2:1, 2:1, 2:1। यहाँ पर जब जल का विद्युत अपघटन होता है तो मुक्त होने वाली गैस जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसमें मोल का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों 2:1, 2:1। आइए हम लोग 29वां क्वेश्चन देखते हैं। 29वां क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि भखरा चूना के जलीय विलयन से दीवारों की पुताई करने पर दीवार की चमक बढ़ जाती है। दीवारों की पुताई करने पर दीवार की चमक बढ़ जाती है। निम्नलिखित में किस पदार्थ के बनने के कारण ऐसा होता है? निम्नलिखित में किस पदार्थ के बनने के कारण ऐसा होता है? क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन ए। दोस्तों इसमें हमें दिया है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। दोस्तों बी क्वेश्चन दिया है CaCO3, इसको हम लोग भखरा चूना के भी नाम से जानते हैं। भखरा चूना, या इसी को हम लोग चूना पत्थर के भी नाम से जानते हैं, चूना पत्थर। तीसरा हो गया हमारा CaS दिया है, ये हमारा हो गया कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम। और चौथा ऑप्शन हमारा है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। दोस्तों जब हम लोग घर में चूना करते हैं तो चूना को जब हम लोग पानी में डालते हैं तो वो पानी से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जिसका सूत्र CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और उसको हम लोग भखरा चूना या पत्थर चूना भी कहते हैं, भखरा चूना या पत्थर चूना भी कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे, CaCO3 को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। इसी के कारण हमारे दीवारों की चमक बढ़ जाती है। दिवाली के समय में आप लोग देखते होंगे कि जब घरों को लोग रंगता है चूना से रंगने के बाद तत्काल उसमें कोई चमक नहीं होती है, लेकिन जैसे ही वो सूखता है, यानी जैसे ही उसमें ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जिसको हम लोग भखरा चूना या चूना पत्थर भी कहते हैं। 30वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 30वां क्वेश्चन कह रहा है जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस न्यूनतम ताप को हम लोग ज्वलन ताप कहते हैं। एक बार फिर से सुनेंगे, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस न्यूनतम ताप को हम लोग ज्वलन ताप कहते हैं। इसमें ऑप्शंस और सभी है, हमको ऑप्शन ये हमारा ए ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन है द्रवनांक हम लोग किसको कहते हैं? तो दोस्तों द्रवनांक वह ताप होता है जिस ताप पर कोई पदार्थ, द्रवनांक वह ताप होता है जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से, किस अवस्था से? ठोस अवस्था से द्रव में परिवर्तित करना शुरू होता है। द्रवनांक वह न्यूनतम ताप है जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदलना प्रारंभ होता है। ऑप्शन सी हमें दिया है क्वथनांक, ऑप्शन सी हमें दिया है क्वथनांक। तो दोस्तों क्वथनांक वह न्यूनतम ताप होता है जिस पर कोई द्रव 1 atm दाब महसूस करता है। क्वथनांक वह ताप होता है जिस ताप पर किसी द्रव पर 1 atm उस पर वाष्प दाब लगता है। और चौथा हमसे पूछा है क्रांतिक ताप, चौथा ऑप्शन हमसे पूछा है, चौथा ऑप्शन में हमको दिया है क्रांतिक ताप, ऑप्शन नंबर डी, क्रांतिक ताप। दोस्तों क्रांतिक ताप वह न्यूनतम ताप होता है जिस ताप पर किसी गैस अवस्था, मतलब किसी गैस को हम लोग वह अधिकतम ताप या न्यूनतम ताप कह सकते हैं जिस ताप पर कोई गैस पर द्रव लगाकर, किसी गैस पर द्रव लगाकर उसे
लिक्विड अवस्था में लाता है। उसे किस फॉर्म में लाता है? लिक्विड फॉर्म में। जिस तरह से हमारे जो खाना बनाने वाली गैस होती है उसमें जो सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर में जो गैस भरा जाता है तो उस गैस को इतना अधिकतम ताप पर उसमें प्रेशर लगाया जाता है, जिस वजह से जिस प्रेशर के कारण वो लिक्विड फॉर्म से गैसियस स्टेज से लिक्विड स्टेज में आ जाता है और फिर उसको हम सिलेंडर में भर देते हैं। तो उस न्यूनतम ताप को हम लोग क्या कहते हैं? क्रांतिक ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांतिक ताप कहते हैं। दोस्तों 9 क्वेश्चन हुआ। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे, क्योंकि हम वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहेंगे। कम ही पढ़े, अच्छा से पढ़े, बढ़िया से पढ़े। और मैं आप सभी को एक बार फिर से विश्वास दिलाता हूं कि GN प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पर आपको अभी तो मैट्रिक ही, बाद में इंटर की भी तैयारी, पूर्ण रूपेण इंटर के साइंस की तैयारी कराई जाएगी। तो एक बार फिर से आप सभी अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक फॉरवर्ड करेंगे ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे और अधिक से अधिक नंबर उठाने का आपको इसमें जरूरी फायदा मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? दोस्तों पहला कह रहा है कि जल का वाष्पन। पहला ऑप्शन कह रहा है जल का वाष्पन। तो दोस्तों जल को वाष्प बनाने के लिए हमें अलग से ऊष्मा देनी पड़ती है, तो वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गया। ये कौन सा अभिक्रिया हो गया? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऑप्शन बी कह रहा है अम्ल को जल द्वारा तनु करना। अम्ल को जल द्वारा तनु करना कह रहा है नौसादर का ऊर्ध्वपातन। तो दोस्तों कोई भी पदार्थ हो, जैसे नौसादर ही है, अगर वो ऊर्ध्वपातित होता है तो उसमें हमें ऊर्जा अलग से लगती है। वैसे रासायनिक अभिक्रिया, जिस रासायनिक अभिक्रिया में हमें उष्मा अलग से देना पड़ता हो, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया। और जिस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा उष्मा खुद निकलता हो, स्वयं उत्सर्जित होता हो, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। अम्ल को जब हम लोग जल बनाते हैं, अम्ल को जब हम लोग जल से तनुकृत करते हैं तो उसमें उष्मा स्वतः उत्सर्जित होता है, उष्मा स्वतः निकलता है। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल वही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन दहन अभिक्रिया है? तो दोस्तों पेट्रोल जब जलता है, पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया है, एक दहन अभिक्रिया है। पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया है। दोस्तों आज हम यहीं तक इस वीडियो को रखते हैं। समय को ध्यान में रखते हुए, चूंकि ज़्यादा बड़ा कंटेंट नहीं करेंगे, आप लोगों से एक बार फिर से मैं अनुरोध करता हूं कि GN प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको क्लास 10 की संपूर्ण विषय की तैयारी कराई जाती है, वो भी निःशुल्क कराई जाती है। तो आप लोग को सिर्फ एक काम करना है कि अपने जहां पर ये वीडियो देख रहे होंगे उसके नीचे में एक लाल रंग का बटन होगा, उस बटन को दाब कर सब्सक्राइब करेंगे और उसके बगल में बेल आइकन मिलेगा, उस बेल आइकन को क्लिक करेंगे ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।